चार्ली चैपलिन, ये सिर्फ एक नाम नहीं है ना? ये एक एहसास है। एक ऐसा नाम जो किसी एक देश या किसी एक जमाने का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का है। तो आज हम इसी महान कलाकार की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी कला में ऐसा क्या है जो आज भी, इतने सालों बाद भी हम सबको अपनी सी लगती है। तो सवाल यही उठता है ना कि 1889 में पैदा हुआ एक साइलेंट फिल्म स्टार आज भी इस दौर में पूरी दुनिया से कैसे बात कर लेता है। सोचिए, एक ऐसा कलाकार जो पर्दे पर एक शब्द नहीं बोला, फिर भी उसकी हर बात, हर एहसास दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा। आखिर क्या राज है इसके पीछे? जरा इस बात की गहराई देखिए। 5 पीढ़ियों को एंटरटेन किया है उन्होंने, 75 साल से भी ज्यादा का समय। आज इसी पल भारत में लाखों बच्चे उनकी फिल्में देखकर हंस रहे होंगे, और पता है क्या, ये हंसी उनके साथ उनके बुढ़ापे तक जाएगी। ये होता है असर। तो चलिए इस सफर को थोड़ा स्ट्रक्चर देते हैं। हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो एक टाइमलेस एंटरटेनर, यानी हर जमाने की मनोरंजन करता कैसे बने। फिर ये जानेंगे कि उन्होंने अपनी जिंदगी की त्रासदियों को कॉमेडी में कैसे बदल दिया, जो कि उनकी कला का सीक्रेट है। इसके बाद हम भारत में उनके असर पर नजर डालेंगे कि कैसे वो इंडियन चैपलिन बन गए। और सबसे आखिर में सबसे जरूरी सवाल कि हम सब उनके अंदर खुद को क्यों देख पाते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से कि वो एक यूनिवर्सल फिनोमिनन, एक सार्वभौमिक घटना क्यों है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि चैपलिन की कला किसी एक के लिए नहीं थी, इसकी कोई बाउंड्री नहीं थी। अच्छा, एक सवाल है, चैपलिन को देखता कौन था? कौन थे उनके ऑडियंस? भारत के छोटे छोटे बच्चे? हाँ बिल्कुल, मेंटल असाइलम के मरीज वो भी, और तो और एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे जीनियस भी। मतलब हर कल्चर, हर क्लास के लोग। क्यों? क्योंकि उनकी फिल्में दिमाग से नहीं, सीधे दिल से कनेक्ट करती थी। इमोशन की भाषा जो हर कोई समझता है। एक तरह से कहें तो उन्होंने सिनेमा को डेमोक्रेटाइज कर दिया। उन्होंने कहा कि आर्ट सिर्फ कुछ पढ़े लिखे अमीर लोगों के लिए नहीं है, आर्ट सबके लिए है। और उन्होंने अपनी फिल्मों से ये साबित भी किया, क्लास और सोशल स्टेटस की सारी दीवारों को तोड़कर। चलिए अब आते हैं उनकी कला के उस सीक्रेट फॉर्मूले पर कि कैसे वो दुख को यानी त्रासदी को हंसी में यानी कॉमेडी में बदल देते थे। और ये फॉर्मूला ये उनकी अपनी जिंदगी से निकला था। उनके संघर्षों ने ही उस कॉमेडी को बनाया जो आज तक जिंदा है। अगर चार्ली चैपलिन के बचपन को देखें तो वो किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। उनकी माँ एक स्टेज एक्ट्रेस थी जो तलाकशुदा थी। उन्होंने भयानक गरीबी देखी और फिर अपनी माँ को मेंटल इलनेस से जूझते हुए भी देखा। वो हमेशा एक आउटसाइडर रहे, एक बाहरी व्यक्ति, और यही दर्द, यही अकेलापन उनकी कला का रॉ मटेरियल, कच्चा माल बना। तो उनकी कला में 2 चीजें हमेशा साथ साथ चलती थी। एक तरफ है ट्रेजेडी, जिसे हम भारतीय संदर्भ में करुणा कह सकते हैं, मतलब सहानुभूति, दुख, इंसानी संघर्ष। और दूसरी तरफ है कॉमेडी यानी हास्य, हंसी मजाक और एक तरह की राहत। उनकी जिंदगी का एक किस्सा है जो बहुत कुछ बताता है। बचपन में जब वो बीमार थे तो उनकी माँ ने उन्हें बाइबल से ईसा मसीह की कहानी सुनाई। जब सूली पर चढ़ाने वाला हिस्सा आया तो माँ और बेटा दोनों रोने लगे। कहते हैं कि उसी पल चार्ली ने प्यार, पीड़ा और इंसानियत के बीच का गहरा कनेक्शन महसूस किया था। और एक दूसरा किस्सा भी है, एक भेड़ का। एक भेड़ पास के कसाई खाने से भाग निकली। कसाई उसे पकड़ने के लिए भागा और बार बार फिसलकर गिर रहा था। ये देखकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। चार्ली भी हंसे, लेकिन फिर अचानक उन्हें उस भेड़ का ख्याल आया कि उसका अंजाम क्या होगा, और उनकी हंसी गम में बदल गई। बस उसी पल में उन्हें अपनी कला का सार मिल गया था, ट्रेजेडी और कॉमेडी का वो अनोखा संगम। और पता है, यही चीज चैपलिन को इतना रेवोल्यूशनरी बनाती है। हमारे भारतीय कला में नम रस की बात होती है, 9 तरह के इमोशंस की, लेकिन करुणा को यानी दुख को सीधे सीधे हास्य में बदल देने का ये फॉर्मूला, ये हमारी ट्रेडिशनल आर्ट्स में नहीं मिलता था। ये कुछ बिल्कुल नया था। तो इसी नए रस ने, इसी नए फॉर्मूले ने भारत में चैपलिन के लिए एक जमीन तैयार की। तो अब देखते हैं कि भारतीय सिनेमा ने इस इंडियन चैपलिन को कैसे जन्म दिया। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए एक शब्द है भारतीयकरण यानी इंडियनाइजेशन। इसका मतलब क्या है? सीधा सा है, जब हम किसी बाहर की चीज को, किसी स्टाइल को या किसी आइडिया को लेते हैं और उसे अपने रंग में अपनी तरह से ढाल लेते हैं।
और इंडियन सिनेमा में चैपलिन का भारतीयकरण करने का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है द लेजेंडरी राज कपूर। उन्हें अक्सर इंडियन चैपलिन कहा भी जाता है। राज कपूर ने जो किया वो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ा और बोल्ड एक्सपेरिमेंट था। सोचिए, आवारा या श्री 420 से पहले हिंदी फिल्मों का हीरो कभी खुद पर हंसता था क्या? नहीं। राज कपूर ने चैपलिन के उसी ट्रैम्प वाले किरदार को लिया और उसे एक ऐसा हिंदुस्तानी रूप दिया कि पूरे देश ने उसे अपना लिया। और ये सिलसिला सिर्फ राज कपूर पर रुका नहीं, ये एक पूरी विरासत है। दिलीप कुमार, देव आनंद, शम्मी कपूर, आगे चलकर अमिताभ बच्चन और यहाँ तक कि श्रीदेवी की कॉमेडी में भी आपको चैपलिन की झलक कहीं न कहीं जरूर मिल जाएगी। तो चलिए अब आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर आते हैं। आखिर हम सब चैपलिन में खुद को क्यों देखते हैं? क्या है उस किरदार में जो हमें लगता है कि अरे ये तो मैं ही हूँ? इसको समझने के लिए जरा सुपरमैन और चार्ली को आमने सामने रखकर देखिए। सुपरमैन क्या है? एक सपना, एक परफेक्शन का आइडियल जिसे हम कभी छू नहीं सकते। और चार्ली हकीकत है। वो हम है, अपनी तमाम गलतियों के साथ, अपने संघर्षों के साथ, लेकिन पूरी तरह से इंसान। चैपलिन की कॉमेडी में सच्चाई है। उनकी जिंदगी में भी वही होता है जो हमारी जिंदगी में होता है। जब वो सबसे ज्यादा गर्व महसूस कर रहे होते हैं तभी कुछ गड़बड़ हो जाती है। उनके रोमांटिक पल हमेशा पंक्चर हो जाते हैं। वो एक अंडरडॉग है जो बेचारा और लाचार होते हुए भी कभी-कभी जीत जाता है, और वो हमें याद दिलाता है कि किसी को भी छोटा महसूस कराया जा सकता है। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? वो खुद पर सबसे ज्यादा तब हंसता है जब वो बहुत गर्व में होता है, बहुत कॉन्फिडेंट होता है, जब वो सफलता का सिंबल बना होता है। ये हमारी अपनी इंसानियत का आईना है कि जब हम खुद को सबसे ऊपर समझते हैं तभी हम सबसे ज्यादा वल्नरेबल, सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, हम सब चार्ली हैं, क्योंकि हम में से कोई भी सुपरमैन नहीं हो सकता। अपनी जिंदगी के सबसे असली पलों में, चाहे वो जीत के हों, हार के या शर्मिंदगी के, हम सब चार्ली ही तो हैं। और इसी सोच के साथ इस बात को खत्म करते हैं कि जब हम अपनी ताकत, अपने पैसे या अपनी कामयाबी के शिखर पर होते हैं और आईने में देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो चेहरा चाली चाली हो जाता है, एक याद दिलाने के लिए कि इन सबके नीचे हम बस इंसान हैं।